हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका एजुकेटर महफूज आलम। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विथ मिस्ट्री। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग जो 10th क्लास का हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है उसका जो सब टॉपिक है यूनिफाइड ऑफ इटली करने जा रहे हैं। कि इटली जो है 1861 में 1861 में इटली जो है उसका यूनिफिकेशन कैसे होता है, इटली यूनिफाइड कैसे होता है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं कि इटली जो है 1861 से पहले 1861 से पहले तकरीबन 7 राज्यों में डिवाइड था। और वो 7 राज्य कौन कौन से था। पहला था सर्डिनिया, दूसरा था लॉम्बार्डी, तीसरा था वेनेशिया, चौथा था मोडिना, पांचवा था टस्केनी, छठवां था पेपल और सातवां था सिसिले। इस तरीके से इटली जो है 7 राज्यों में डिवाइड था। और 7 राज्यों में डिवाइड होने के साथ यहां पे तकरीबन 4 राजाओं का हुकूमत था। सिडिनिया पे इटली के जो प्रिंस थे उसका हुकूमत था, जिसमें जो शासक था, किंग था, उसका नाम था किंग विक्टर इमैनुअल। और जो नॉर्थ जो इलाका है, नॉर्थ इलाके पे ऑस्ट्रिया के शासक का हुकूमत था। और सेंटर में चर्च हुकूमत कर रहा था। सेंटर में यानी कि पेपल में चर्च के पादरी हुकूमत कर रहे थे, उनका हुकूमत चल रहा था। और जो साउथ जो इलाका था सिसिली, वहां पे जो है स्पेन का हुकूमत था। तो इस तरीके से इटली के अंतर्गत 4 लोगों का हुकूमत वहां पे चल रहा था। सर्डिनिया में जो है किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड का हुकूमत था। और सेंट्रल में पोप का हुकूमत था। और साउथ में स्पेन का हुकूमत था। और नॉर्थ में आ जाइए, नॉर्थ में ऑस्ट्रिया किंग का हुकूमत था। इस तरीके से ऑस्ट्रिया की जो सेना थी, ऑस्ट्रिया के जो शासक थे, वह इटली के नॉर्थ हिस्से को कैप्चर कर रखे थे। और जो साउथ का इलाका था वहां पे स्पेन का जो किंग था वह उसको कैप्चर कर रखा था। अब सवाल आता है कि इटली इन राजाओं से निजात कैसे पाया, स्पेन को कैसे बाहर किया, ऑस्ट्रिया के राजा को कैसे बाहर किया। तो इसका हिस्ट्री जो है बहुत ही रोचक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे बढ़ने के बाद मैं बताना चाहता हूं कि इटली के यूनिफिकेशन में 4 लीडर ने अहम भूमिका निभाया। पहला जूसेफ मासिनी, दूसरा किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, तीसरा काउर, और चौथा मैं यहां लिख दे रहा हूं मैं गारिबल्डी, जूसेफ गारिबल्डी। 4 लीडरों ने इटली के यूनिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।
पहले थे जोसेफ मासिनी, दूसरा किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, तीसरा काउर और चौथा जोसेफ गारिबल्डी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जोसेफ मासिनी। जोसेफ मासिनी जिसका जन्म जिनेवा में हुआ था 1807 में, और इसका मानना था कि गॉड हैज क्रिएटेड नेशन एंड नेशन इज द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। और उसका मानना था कि जो नेशन है, जो राष्ट्र है, वह गॉड ने क्रिएट किया है, और जो नेशन है वह लोगों का एक इकाई है, और इसमें राजा का हुकूमत नहीं चलना चाहिए। ये मानना था एक जो रिवोल्यूशनरी था, एक फ्रीडम फाइटर था, जोसेफ मासिनी, उसका ये मानना था। और उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया 1831 में, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया जिसका नाम था यंग इटली नाम रखा। और इस सोसाइटी को बनाने के बाद बहुत लोगों को उसमें मेंबरशिप करके जोड़ना शुरू किया, और फिर 1832 को उसने क्रांति किया इटली में रिपब्लिक लाने के लिए, इटली में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाने के लिए। लेकिन उसकी क्रांति सफल नहीं हो पाई। और आगे क्या हुआ, 1834 में जोसेफ मासिनी को पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद जो गवर्नमेंट थी वहां पे, जो राजा अलग जो हुकूमत कर रहे थे, 1834 में उसको पकड़ा जाता है, जोसेफ मासिनी को पकड़ा जाता है, और उसको देश से बाहर यानी कि स्विट्जरलैंड भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, आगे देखिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेकेंड रोल किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड पे ये बाहर आ जाता है इटली को यूनिफाइड करने का। और फिर वो सहायता लेता है चीफ मिनिस्टर, जो सर्डिनिया का चीफ मिनिस्टर था, काउर। और इसकी सहायता से एक मिलिट्री तैयार करके 1859 में जो इटली का जो नॉर्थ इलाका था वहां पे ये हमला करते हैं, जहां पे ऑस्ट्रियन किंग हुकूमत कर रहा था। और 1859 में जो है ऑस्ट्रिया के किंग को परास्त कर देते हैं, और 1859 में जो नॉर्थ पार्ट था इटली का, उसको सर्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ मिला लिया जाता है। इस तरीके से एक पार्ट जो है वह जीतने में कामयाब हो जाते हैं। एक पार्ट जो है 1859 में जो इमैनुअल किंग है और काउर के ने मिलकर के सेना ने जो है ऑस्ट्रिया सेना को पराजित कर देते हैं, और फिर जो नॉर्थ इलाका है उसको सर्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ मिला लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
जूसेफ गारिबल्डी, यह एक फ्रीडम फाइटर था, एक रिवोल्यूशनरी था, जो इटली के जो यंग इटली था सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था। और इसने जो है साउथ में, यानी कि इटली के साउथ वाले इलाके में जो चीफ मिनिस्टर थे काउर के साथ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे ये है कि 1859 के बाद जोसेफ गारिबल्डी, जो एक रिवोल्यूशनरी था, एक क्रांतिकारी लीडर था इटली का, वह जो है साउथ में यानी कि इटली के दक्षिण में पीजेंट को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और मिलिट्री का नेतृत्व करता है, लीड करता है। और लीड करने के बाद 1861 में एक वार होता है, एक लड़ाई होती है, किसके साथ? स्पेन के सेना के साथ। और उस लड़ाई में स्पेन को सेना को ये लोग पराजित कर देते हैं, और पराजित करने के बाद स्पेन की सेना वहां से लौट जाती है। और उसके बाद इटली 1861 में इटली यूनाइट हो जाता है, उसका यूनिफिकेशन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब क्या होता है। जब 1861 में 1861 में इटली यूनिफाइड हो जाता है, तब क्या होता है? नंबर 1, इटली एक सिंगल स्टेट के रूप में उभर के सामने आता है। नंबर 2, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड को वहां का राजा घोषित कर दिया जाता है। नंबर 3 जो व्यवस्था किया जाता है, पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट क्रिएट किया जाता है। और अपर हाउस, ठीक है, उस पार्लियामेंट का नाम था सीनेट। उसमें जो है एक अपर हाउस था और एक लोअर हाउस था। तो अपर हाउस था चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज और दूसरा था चैम्बर ऑफ फासिस। इस तरीके से 2 चैम्बर बनाए जाते हैं, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज और दूसरा चैम्बर ऑफ फासिस। और चौथा जो कदम उठाया जाता है, चौथा जो स्टेप उठाया जाता है, ट्यूशन जो लैंग्वेज था, उसको इटली का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। ट्यूशन को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इस तरीके से कई राज्यों में डिवाइड, कई डायनेस्टी में डिवाइड, इटली का यूनिफिकेशन 1861 में हो जाता है। और इटली जो है एक यूनाइट कंट्री बन करके दुनिया के मैप के सामने उभर के सामने आता है। और फिर वो ये सारे कदम उठाता है जो कि मैंने बताया। पार्लियामेंट क्रिएट करता है, ट्यूशन लैंग्वेज को अप्लाई कर देता है, ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद से पार्लियामेंट क्रिएट करता है। उसके बाद से जो है किंग इमैनुअल किंग को डिक्लेयर करता है कि वो राजा रहेगा। तो इस तरीके से इटली का ये
यूनिफाई कैसे हुआ उसका हिस्ट्री है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिर 1861 के बाद इटली के अंदर क्या हुआ, और फिर मैं ये बताना चाहता हूं कि 1861 के बाद जो पेपल जो जगह था इटली में जहां पे चर्च हुकूमत कर रहा था, पोप हुकूमत कर रहा था, आखिर वो इटली का पार्ट कैसे बना। तो वो उसका पार्ट बना 1867 में जूसेफ गालबर्डी ने जो है सेना का नेतृत्व किया, सेना का जो है लीड किया, और लीड करने के बाद 1870 में पेपल पे हमला किया, और हमला करने के बाद पेपल में जो फ्रांस की सेना थी उस जगह को छोड़ने पे विवश हो गई, और 1870 में यानी कि 1870 में पेपल जो चर्च के अंडर में था, पोप के अंडर में था, वो इटली का पार्ट बन गया। और इटली के पार्ट बनने के बाद इटली जो है यूनाइट हो गया, और इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि इस अध्याय में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो फुली रूप से इटली का यूनिफिकेशन 1870 में हुआ, जब पोप का हुकूमत सेंट्रल एरिया से खत्म हो गया। तो इस तरीके से जो इटली है आज के टाइम में एक पावरफुल कंट्री के रूप में जाना जाता है यूरोपियन कंट्री में। इस तरीके से वहाँ पे नेशनलिज्म का जो है इवॉल्वेशन हुआ, और इस तरीके से इटली यूनाइट हुआ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे बताए हुए लेक्चर से आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको मेरे बताए हुए लेक्चर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।